हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशन, कैसा चल रहा है। जो इंडिया की कंडीशन है उस कंडीशंस को थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से यार कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो, गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हें फॉलो करो। तो ये चीज़ आपके भले के लिए है, इस वजह से मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, है ना। ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसे समझ सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग हमारे ये जो सीरीज़ चल रही थी उसे कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ दिन जो वीडियोस आएंगे वो आपके ऑल्टरनेट डे आएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन आपके वीडियोस अभी आएंगे कुछ दिन। उसके बाद से कुछ चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, तब आपके वीडियोस जो होंगे वो रेगुलर हो जाएंगे, ऑन द डेली बेसिस हो जाएंगे। आपको वीडियो ये शाम में ही मिलेगा, शाम में लगभग 5 बजे के करीब आपको ये वीडियोस मिलेंगे डेली। ठीक है। तो हम लोग अब तक जो पढ़ चुके थे उसे देखते हैं। पहले हमने पाषाण काल पढ़ा था। पाषाण काल में भी आपके जो तीनों हिस्से थे वो हम पढ़ चुके थे। अगर किसी ने वो ना पढ़ा हो तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से वो देख सकता है। उसके बाद हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी थी। उसके बाद हमने वैदिक काल पढ़ा था। तो यहाँ तक की हम सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो आपका लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएं। तो यार हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो पहले तो उत्तर वैदिक काल का हम लोग समय देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक है। ठीक है, आपको बताया था कि वैदिक काल आपका लगभग 1500 बीसी से शुरू हुआ था और 600 बीसी तक चला था। तो वो दो हिस्सों में बटा था। पहला जो हिस्सा था 1500 से 1000 तक का, वो आया था आपका ऋग वैदिक काल में। और आपका बाकी का जो हिस्सा बचा 1000 से लेके 600 बीसी तक का, वो आता है आपका उत्तर वैदिक काल में। अभी जो उत्तर वैदिक काल था ये क्या था कि जो इंसान आपका हड़प्पा सभ्यता के बाद थोड़ा सा कम विकसित हो गया था। हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा था विकास बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपकी कुछ आपदाएं आईं या जो भी कंडीशंस रहीं या आर्यों का आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से जो आपका वैदिक काल शुरू हुआ। आपने देखा वैदिक काल में जो विकास या डेवलपमेंट था वो आपका हड़प्पा सभ्यता के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था। लेकिन यहाँ पे दोबारा से आपका डेवलपमेंट होना शुरू होगा। अच्छा, अगर पूछा जाए कि वहाँ पे डेवलपमेंट कम क्यों हो गया आपका वैदिक काल में, तो हम समझ सकते हैं कि आपके यहाँ कुछ लोगों ने आक्रमण किया, अटैक किया और उन्होंने आपकी पूरी सभ्यता खत्म कर दी, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म किसने करी? आर्यों के द्वारा हुई। आर्य जो थे वो आपके नोमेडिक्स थे। नोमेडिक्स यानी कि खाना बदोश। खाना बदोश जो आपके कह सकते हो चरवाहे, कह सकते हो कैटल रेयरिंग करते थे, है ना। जानवरों को चराते थे, जानवरों को रखते थे और खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो वहां पे एक टेंडेंसी ही नहीं थी आपकी कि वो लोग आपके डेवलपमेंट की तरफ देखें। हाँ, यहाँ पे टेंडेंसी ये जरूर आई कि ये लोग लड़ाई की तरफ देखते थे। लड़ाइयाँ होती थी। आपने हड़प्पा वाले उसमें अपने कोई लड़ाई वाले एविडेंस नहीं देखे। इवन हड़प्पा की जितने भी स्थल भारत में मिले थे, वहां पे किसी भी स्थल में उस समय की लड़ाई के हथियार के साक्ष्य नहीं मिलते। एक दो अभी रिसेंट में एक दो आया है, वो अभी मैं कंफर्म नहीं करूंगा। तो वहां पे आपको कुछ हथियारों की बात हुई है, लेकिन और किसी भी साइड पे कहीं हथियार नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे जब आपकी वैदिक काल शुरू होगा तो भाई आर्य आएंगे, लड़ेंगे। और यहाँ पे आपने घोड़े का भी इस्तेमाल देखा था कि लड़ाई में ये जीतते थे, लड़ाई में इन्हें बेनिफिट मिलता था क्योंकि इन्हें घोड़े का इस्तेमाल आता था। तो इस तरीके से जो धीमे धीमे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, वो डेवलपमेंट आपका लेटर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आगे को बढ़ा। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें समझते हैं। पहले तो इसके स्रोत देखते हैं। स्रोत देखते हैं कि भैया आपका ये जो वैदिक काल है, जो ऋग वैदिक काल था, वहां मुख्य स्रोत था आपका ऋग्वेद। मतलब जो भी चीजें हमें मालूम पड़ती हैं उनका आधार जो है वो है ऋग्वेद। अब यहाँ पे आपका क्या स्रोत है? यहाँ पे जो आपका स्रोत होता है वो अन्य 3 वेद जो होते हैं, जैसे मैं बोलूं यजुर्वेद।
यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में लिखा हुआ था, सेक्रीफाइसेस के बारे में लिखा हुआ था। जैसे यज्ञ में आप जैसे सेक्रीफाइसेस का मतलब खाली वैसा यज्ञ नहीं होता, आप पूजा पाठ करते हो, बलि देते हो, व्रत करते हो, तो उस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, जो एक प्रोसीजर्स हैं उसके, वो सारे प्रोसीजर्स लिखे गए थे आपके लेटर वैदिक काल में। और वो क्या किताब थी जिसमें थे, वो थे आपका यजुर्वेद। तो हम लोग याद रखेंगे यजुर्वेद में क्या आते हैं, सेक्रीफाइसेस, यज्ञ आते हैं। ठीक है। दूसरा स्रोत क्या है, सामवेद। सामवेद में म्यूजिक फॉर्म में था, कहते हैं ऋग्वेद या उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपका म्यूजिक फॉर्म में है ना, संगीत के रूप में प्रस्तुत करी गई थी, संगीत के रूप में बताई जाती थी। वो सारी चीजें जो थी वो आपकी सामवेद में आती थी। ठीक है। उसके बाद आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में बोलते हैं काला जादू, ब्लैक मैजिक, या बोलते हैं मेडिसिन, चिकित्सा। चिकित्सा भी आपकी अथर्ववेद में आती थी। याद रखिएगा, अथर्ववेद चिकित्सा से भी संबंधित था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा याद रखिएगा कि आपके जो शुरू के 3 वेद हैं आपका, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद आपके लिखे गए थे आर्यों के द्वारा। ये 3 वेद आपके लिखे थे आर्यों ने, जबकि आपका ये जो वेद है अथर्ववेद, ठीक है, ये जो चौथा वेद है अथर्ववेद, ये माना जाता है ये लिखा था गैर आर्यों ने। तो शुरू के 3 वेद आपके जो लिखे वो आर्य के द्वारा लिखे गए, और ये जो आपका वेद था ये माना जाता है कि ये आर्यों के द्वारा नहीं लिखा गया था। तो आर्यों के द्वारा नहीं लिखा गया तो कह सकते हो कि आप जो आम जनता थी, सामान्य जन था, उसके द्वारा ये लिखा गया था, जिसे आर्य बाद में शूद्र बोला करते थे या दास करके बोला करते थे, मतलब भारत के मूल निवासियों के लिए। ठीक है। तो ये उनके द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, सबसे ज्यादा यूजफुल वेद जो बोला जाता है, मतलब एक ऐसा वेद जिसमें सबसे ज्यादा ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आपके काम की हैं डायरेक्टली, वो आपका अथर्ववेद माना जाता है। ठीक है। क्योंकि अथर्ववेद में डे टू डे लाइफ वाली चीजें आपकी लिखी गई थी, सामान्य जनजीवन से संबंधित चीजें जो लिखी गई थी वो अथर्ववेद में लिखी गई थी। इस वजह से इसे बहुत ज्यादा यूजफुल मानते हैं, और ये गैर आर्यों के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें मालूम पड़ता है इस समय के बारे में। कुछ पुरातत्व साक्ष्य मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल साइट्स पे आर्कोलॉजिकल चीज़ें मिलती हैं जिनकी वजह से हमें ये इस समय के बारे में मालूम पड़ता है। या फिर अगर मैं बात करूं, आपने ये चीज़ें भी सुनी होंगी कि वेद, अच्छा पहले तो एक चीज़ और, वेद के बारे में एक टर्म और याद रखेंगे, वेद को अपुरुषेय बोलते हैं। अपुरुषेय मतलब जो पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, मतलब जो इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया, या ऐसे बोलते हैं नित्य। नित्य यानी कि जिसका ना कोई अंत है ना जिसकी कोई शुरुआत है। ठीक है। तो वेद को अपुरुषेय बोलते हैं और आपका नित्य बोलते हैं। ठीक है। तो ये 2 टर्म आप याद रखेंगे कि वेद पुरुष ने या इंसान ने नहीं लिखे, मतलब भगवान के द्वारा लिखी गई ये चीजें हैं, इस तरीके का आपका मानना है। और नित्य बोला जाता है, यानी कि इसका कोई शुरुआत नहीं है कि ये वेद कब से या कैसे शुरू हुआ या ये वो, या इसका कब अंत है। तो बोलते हैं ना एक चीज जिसका कोई शुरुआत कोई अंत नहीं, उसे नित्य बोलते हैं। तो वेद के लिए ये टर्म्स आपके मतलब यूज होते हैं। तो ये 2 शब्द आप याद रखेंगे। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो वेदों के अलावा आपके जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो होते हैं उपनिषद। ठीक है। उपनिषद से भी हमें इन सारी चीज़ों के बारे में, इस समय के बारे में मालूम पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा चीज़ें समझना, वेद तो आपने पढ़े, वेद को जब हम फिलोसफिकल फॉर्म्स में देखते हैं, है ना, या स्पिरिचुअल फॉर्म में देखते हैं, तो उस चीज़ को आप उपनिषद कहते हो। वेद में आपके जैसे यजुर्वेद में सेक्रीफाइसेस लिखे हुए हैं कि भाई आप व्रत करोगे, आप सुबह से शाम तक भूखे रहोगे भगवान के लिए, या ये वो, उस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी वेद में। ठीक है। लेकिन उपनिषद में क्या है, फिलोसफिकल, दर्शन शास्त्र। तो बोला जाता है कि दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में दर्शन शास्त्र में जो सबसे अच्छी पुस्तक या सबसे अच्छे लेख हैं वो आपके उपनिषद हैं। फिलोसफिकल टर्म्स में जो हाईएस्ट फिलॉसफी ह्यूमन ने अटेन करी है, इंसानी दिमाग ने जो सबसे ऊंचाई आपकी टच करी है, छुई है आपके दर्शन शास्त्र में, उन चीज़ों का आप उपनिषद बोलते हो। तो उपनिषद में आपका थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी, है ना, कंसेप्चुअल चीज़ें, जैसे आपके सारी चीज़ें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके ये एंटी रिचुअल है। एंटी रिचुअल मतलब आपके रिचुअल्स जो होते हैं, आपकी जो प्रथाएं होती हैं, ये उनको फॉलो नहीं करने की बात बोलते। ठीक है। वो आपसे ये नहीं बोलते कि आप पूरे दिन भूखे रहो लेकिन आप उल्टी सीधी चीज़ें बोलते रहो, लोगों का बुरा करो, लोगों को मारो पीटो, तो वो नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि भले ही आप पूरे दिन खाना खाओ लेकिन लोगों के साथ अच्छा करो। ये ज़्यादा फिलोसफिकल टर्म्स है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो उपनिषद में है। ठीक है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा को रिलेट करते हैं।
ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा मतलब आप जो कर्म करोगे उसका फल आप भुगतोगे, उस तरीके की चीज़ें ये बोलते हैं। जो भारत के लिए आप कह सकते हो, भारत के लिए तो हमेशा आपने देखा होगा इंडिया में हमेशा यही होता है कि कोई कुछ करता है तो बोलते हैं हाँ भाई ठीक है देख लेंगे, तूने बुरा किया है ना तेरे संग बुरा होगा। तो उस तरीके का जो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा उपनिषद की तरफ से आपका आया, या उपनिषद में उस तरीके की चीज़ें आपकी डिस्कस करी गई है। आत्मा की बात करी गई है, शरीर की बात नहीं करी गई, आत्मा की बात करी गई। आत्मा का भगवान से, आत्मा का परमात्मा से जो मेल है ना, तो आत्मा का परमात्मा से जो मेल है उस चीज के बारे में आपकी बात करी गई है। समझ सकते हो आप कि उपनिषद आपकी फिलोसफिकल टर्म्स में कितने हाई थे, ठीक है। या उपनिषद का एक सर्टेन एग्जांपल लूं तो आपने बहुत कॉमन एग्जांपल देखा होगा कि एक है मुंडका उपनिषद, जिसमें आपका सत्यमेव जयते आता है। अब सत्यमेव जयते क्या बोलता है, सत्य की हमेशा जय होगी, मतलब सत्य जो होगा वो हमेशा जीतेगा, ठीक है। तो अब आप ये चीज समझ सकते हो कि इसमें एक कंसेप्ट, एक लाइन में पूरा कंसेप्ट डिफाइन कर दिया कि चाहे आप कभी भी किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन जो आपका फाइनली जो आपका जीतेगा वो कौन जीतेगा, वो सत्य जीतेगा, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि आपका मुंडका उपनिषद में ये बात बोली गई, तो कितनी गहरी चीजें और कितनी सटीक चीजें इसमें उपनिषदों में बोली गई थी, ठीक है। या फिर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ आपका, तो देखो सुलभ सूत्र आता है। सुलभ सूत्र जो आता है उसमें ज्योमेट्री के कंसेप्ट है। ये आपका कह सकते हो उपनिषद के भी 2-3 थर्ड पार्ट में आता है आपका सुलभ सूत्र। ये आपका उससे डील करता है आपके ज्योमेट्री से, है ना, या मैथमेटिक्स से। अच्छा, अगर सवाल आता है कि भैया वेद तो हमारे 4 हैं, उपनिषद हमारे कितने हैं, तो हम लोग जवाब याद रखेंगे, हमारे कुल जो उपनिषद हैं उनकी संख्या है 108, ठीक है। तो याद रखेंगे कि उपनिषद कितने हैं, उपनिषद हैं 108। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेदांग होते हैं, वेदों के अलावा वेदांग होते हैं। वेदांग मतलब वेदों के लिम्स कह सकते हैं, उनके छोटे छोटे इकाइयां, छोटे छोटे हिस्से, है ना, वेदों से संबंधित उनकी छोटी छोटी इकाइयां, छोटे छोटे हिस्से। तो याद रखेंगे टोटल ये जो वेदांग हैं, ये वेदांग हैं आपके 6। ये जो वेदांग की मैं बात कर रहा हूं, ये वेदांग कितने हैं आपके, वेदांग हैं आपके 6। इन 6 वेदांग का नाम याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे ये 108 उपनिषद में सबके नाम ना पूछे। मुंडको उपनिषद का आपको याद रखना है, बहुत कॉमन है, कई बार पूछा गया है ना। वेदांग के नाम याद रखेंगे। ये जो 6 वेदांग है, पहला है शिक्षा, पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, देखिए ग्रामर भी आ गई यहाँ पे, है ना, और चौथा है निरुक्त, पांचवा है चंदना, चंदाज, और वो छठा है ज्योतिष। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी अलग अलग चीजें होती हैं, तो उस चीज को हम याद रखेंगे। जो ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोनॉमी, मतलब जो पंडित जी आते हैं हाथ देख के आपको बता देते हैं कि बेटा हाँ तुम्हारी 4 साल बाद नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी इतनी ये होगी वो होगी, वो ज्योतिष हमारे यहाँ वेदों के समय से ही चलता आ रहा है। वेदों के समय से ही हम ग्रह की स्थिति देख के वो सारी चीजें बताते आ रहे हैं। और आप याद रखना, ये जो एस्ट्रोनॉमी, इंडिया की एस्ट्रोनॉमी है, इस एस्ट्रोनॉमी के एक्सप्लेनेशंस भी नहीं है दुनिया के पास, है ना, इस तरीके की चीज केवल इंडिया में होती है। तो ये 6 वेदांग हैं। ये वेदांग पढ़ना भी जरूरी माने जाते थे। अगर किसी को वेद पढ़ना है तो ये वेदांग पढ़ना भी जरूरी माने जाते थे, क्योंकि बिना इन्हें पढ़े आप वेदों को नहीं समझ सकते, ऐसा बोला जाता था कि वेदों को समझने के लिए आपको वेदांग पढ़ने पड़ते थे। बड़ी बुक पढ़नी है तो उसकी जो छोटी छोटी जो जड़ें कह सकता हूँ, छोटे छोटे जो हिस्से हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो समझने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इस समय की और क्या चीजें आती हैं, उपवेद आते हैं, जैसे आयुर्वेद वगैरह सुना होगा, तो ये सब आपके उपवेद थे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, पुराण आते हैं। बहुत कॉमनली सुना होगा कि भैया वेद और पुराण। तो वेद और पुराण में डिफरेंस समझना। वेद क्या था कि आपको नियम कानून बताए जा रहे हैं कि आपको यज्ञ करना है तो ऐसे करना है, चिकित्सा में चीजें करनी है तो ऐसे करनी है, काला जादू करना है तो ऐसे करना है, तो वो सारी चीजें क्या है, आपके सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो वेद में आते हैं। जबकि ये जो पुराण है, पुराण में आती हैं दंत कथाएं, टेल्स सुना होगा, कि हमें नहीं पता वो कहानियां सच्ची हैं या झूठी हैं, लेकिन बहुत पुराने समय से वो आपकी सुनाते आ रहे हैं। तो उस तरीके की जो कथाएं हैं वो पुराण में आती हैं, बहुत पुरानी पुरानी कथाएं, तो उस तरीके की चीजें आपकी पुराण में आती हैं। या फिर आपका मैं बात करूं कि पुराण में वो आता है, कोई भी महान व्यक्ति होता है तो उसकी जो जिंदगी की कहानियां होती हैं। जैसे आप
सुनते आ रहे हो। कॉमन एग्जाम्पल महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं। महात्मा गांधी जैसा एग्जाम्पल आप सुनते रहते हो कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। सब लोग आपके अशोक को जानते हैं, तो अशोका के बारे में सब लोग पढ़ते हैं कि अशोका ने ऐसा किया वो किया। तो उसकी जो कहानियाँ, इस तरीके की जो कहानियाँ थी वो आपकी पुराण में आती हैं। या फिर आपका मैं तीसरी चीज़ इसे बोलूँ तो आपका सेल्फ सेंटर्ड बोल सकता हूँ आपका, या फिर क्या बोलूँ, या फिर मैं आपको बोलूं कि आपका कुछ पोइट्रिक फॉर्म में, है ना, कविताओं की फॉर्म में जो आपको चीज़ें बोली जाती थी, कविताओं की फॉर्म में जो समझाई जाती थी, कहानियाँ वगैरह, वो सारी भी आपकी पुराण में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पुराण में आती हैं। तो ये आपके सोर्स कुछ हम याद रखेंगे कि क्या क्या आपके स्रोत थे जिनसे हमें चीज़ें इस समय की मालूम पड़ती हैं। अब कुछ देखते हैं भाई यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो पॉलिटिकल कंडीशन में थोड़ा सा समझते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन क्या हुई कि पहले भैया आपका एक राजा हुआ करता था। अब राजा हुआ करता था तो राजा एक नॉर्मल आम जनता की तरह, सामान्य जन की तरह वो रहा करता था। सबके अपने अपने काम हुआ करते थे और राजा का अपना काम होता था। तो यहाँ पे कोई एक डिवीजन ऑफ सोसाइटी तो था, है ना, समाज का वर्गीकरण तो था, लेकिन समाज में असमानता नहीं थी। ये आपका ऋग्वेद तक था। लेकिन जब जब आपका ये उत्तर वैदिक काल आएगा तो यहाँ पे समाज में असमानता आना शुरू हो जाएगी। यहाँ धीमे धीमे जो राजा होगा उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, ब्राह्मणों की मदद से, पंडितों की मदद से, है ना, जो आपके पुरोहित हुआ करते थे उन लोगों की मदद से राजा जो है वो अपनी शक्ति में वृद्धि करेगा। और राजा जब अपनी शक्ति में वृद्धि करेगा तो राजा खुद को भगवान का अंश, भगवान की परछाई या भगवान से जोड़ के दिखाने की कोशिश करेगा ताकि लोगों को उसकी चीज़ें माननी पड़े। ये भी चीज़ होगा। कुछ और लड़ाई झगड़े भी होंगे, इधर उधर लड़ रहे हैं, जैसे आपके राज्य बनना शुरू होंगे। आपको ये देखो कि आपके कुरु और पांचाल आपके मेरठ की तरफ कह सकते हो, मेरठ की तरफ आपकी ये दो जगह हैं। तो यहाँ पे कुरु और पांचाल आपके दो जनपद या दो राज्य स्थापित होना शुरू हो गए, अलग अलग जनपद बनने लगे। तो इनका जनपदों का उदय हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि भाई एक शक्तिशाली राजा है जिसका पूरा एक साम्राज्य है जो अपने साम्राज्य को स्थापित कर रहा है। तो धीमे धीमे राजा की पावर जो है वो बढ़ती जाएगी और समाज में जो समानता थी वो खत्म होने की तरफ होगी। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, राजा जब शक्तिशाली होगा वो अपनी शक्ति बढ़ाएगा, है ना, पुरोहित वगैरह जो होंगे वो अपना महत्व बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से समाज में कुछ वर्ग आपका उठने लगेगा, कुछ वर्ग आपका उच्च वर्ग होने लगेगा, कुछ निम्न होने लगेगा। इस तरीके की चीज़ें आपकी वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो जो सामाजिक समानता थी वो आपकी इस समय से वो धीमे धीमे कम होने लगती है। ठीक है, और राजा की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। इस समय पे आपका लोहे की भी खोज हो गई थी, है ना, आयरन की भी डिस्कवरी हो गई थी। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताएंगे कि आयरन की डिस्कवरी कहाँ पर हुई थी। ठीक है, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में आयरन की डिस्कवरी जो हुई थी, लोहे की खोज हुई थी, वो कहाँ हुई थी। ठीक है, तो लोहे की खोज हो गई थी, इस वजह से इसे आयरन एज में भी बोलते हैं, लोह युग में भी बोला जाता है इस समय को, है ना। तो लगभग 1000 BC के आसपास, 1000 BC के आसपास ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर आपका राजाओं के नाम की बात करी जाए तो देखो ईस्टर्न साइड में आपके राजा को बोला जाता है सम्राट, है ना। पूरब की तरफ पूरब की तरफ जो राजा को बोला जाता था वो बोला जाता था सम्राट। पश्चिम की तरफ बोला जाता था सवराट। ये कुछ नाम है आपके, पूछे जाते हैं, है ना। उत्तर की तरफ बोला जाता था विराल और दक्षिण की तरफ बोला जाता था भोज। तो ये राजाओं को किस नाम से प्रोनाउंस करते थे या क्या नाम राजा बोला करते थे वो आपका है। और आपका मध्य की तरफ बोला जाता था राजा को राजा। तो किंग्स को आपका डिफरेंट जगहों पे किस किस नाम से बोलते थे ये आपको उसने बता रखा है कि आपका ये इस नामों से राजाओं को अलग अलग जगहों पे बोला जाता था। तो यहाँ देख रहे हो कि भाई राजा अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, लड़ाइयाँ वगैरह बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे चीज़ें आपकी चेंज होना शुरू होंगी। सामाजिक स्थिति की बात करूं तो भाई समाज जो है, समाज पहले की तरह ही रहेगा कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था। 4 वर्ग जो पहले हुआ करते थे वही 4 वर्ग थे। और अगर पूछा जाए कि इन 4 वर्गों का जो विभाजन है वो किस मंडल में आता है तो आप बोलोगे 10वें मंडल में। समाज का जो विभाजन है वो आता है आपका 10वें मंडल में।
ठीक है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें सोसाइटी का डिवीजन ये आता है। अब यहाँ पे समाज में कुछ परिवर्तन होने शुरू हुए। वो परिवर्तन क्या थे? पहले जैसे आम जनता रहती थी वैसे ही रहती थी। पहले जो आपका धन था, पहले जो आपका पैसा था, वेल्थ थी, वो आपकी गाय से नापी जाती थी। गौ हत्या के कोई भी साक्ष्य उस समय नहीं मिलते थे। ऋग्वैदिक काल में गौ हत्या के कोई भी साक्ष्य नहीं है, जबकि आपका उत्तर वैदिक काल में गौ हत्या के साक्ष्य आपको मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में बोला जाता है कि आपके यहाँ कोई भी अतिथि आता था तो उस अतिथि को आप उसकी रिस्पेक्ट में, उसकी इज्जत में आप उसे गौ का मांस खिलाया करते थे। जो आपके वेजिटेरियन थे वो तो नहीं खाएंगे, जो नॉनवेज होंगे तो वहाँ आपके अगर कोई भी आपके यहाँ गेस्ट आ रहा है तो गेस्ट के ऑनर में, गेस्ट की रिस्पेक्ट में, उसकी इज्जत में आप उसे गौ को स्लॉट करोगे, काऊ को स्लॉट करोगे और उसे पकाओगे, या जो जैसे भी होगा तो गौ मांस आप खिलाओगे। उस तरीके की चीजें आपको इस समय उत्तर वैदिक काल में गौ हत्या वाली चीजें आपको दर्शाते हैं। ठीक है, उससे पहले गौ हत्या के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। यहाँ पे भी गौ आपका धन रहेगा, वेल्थ आपकी गाय से ही काउंट होगी, लेकिन यहाँ पे आपका कुछ चीजें और भी होंगी। जो था आपका इंसान थोड़ा सेटल होने लगेगा, मानव थोड़ा सा स्थिर होने लगेगा। जो उसकी नोमैडिक प्रवृत्ति थी, खाना बदोश प्रवृत्ति थी, वो धीमे धीमे आपकी खत्म होने लगेगी और ग्राम स्तर पर चीजें होने लगेंगी। पहले जो कबीलों वाली चीजें चल रही हैं, छोटे छोटे गांव बनने की कोशिश कर रही है, अब थोड़े बड़े गांव से बनते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कुरू और पांचाल, तो ये आपके बड़े बड़े गांव बन रहे हैं। खेती, यहाँ पे खेती पे इंसान निर्भर कर रहा है। अब तक आपका ऋग्वैदिक काल में इंसान पूरी तरीके से खेती पर निर्भर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इंसान खेती पर निर्भर करने लगा है धीमे धीमे। तो चीजें आपकी बहुत सारी जो है सोशल टर्म्स में चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो गौ हत्या वाली चीज हम यहाँ मेन याद रखेंगे कि गौ हत्या के अगर साक्ष्य पहली बार मिलते हैं वो आपके उत्तर वैदिक काल के आसपास मिलते हैं। उससे पहले गौ हत्या के साक्ष्य आपको नहीं मिलते। इंसान जो आपका सेटल्ड हुआ या स्थिर होना शुरू हुआ वो आपका उत्तर वैदिक काल से ही हुआ। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में इंसान आपका स्थिर होना शुरू हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे एक चीज और समझेंगे कि जो आपका समाज मात्र सत्तात्मक था या महिला प्रधान था हड़प्पा सभ्यता में, यहाँ पर आपका जो समाज होगा वो आपका पुरुष प्रधान हो गया था वैदिक काल में। वैदिक काल में समाज पुरुष प्रधान रहेगा। यहाँ से जो महिलाओं की कंडीशन है वो थोड़ी थोड़ी घटने लगेगी, वो थोड़ी गिरने लगेगी। जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि जो आपकी सभा समिति वगैरह हुआ करती थी, महिलाओं को उसमें हिस्सा लेने का अधिकार होता था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होता था, महिलाएं पढ़ती थीं। ठीक है, सभा समिति में हिस्सा लेती थी। लेकिन जब आपका उत्तर वैदिक काल आएगा तो महिलाओं से वो अधिकार छीने जाने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब इस तरीके से नहीं है कि पूरी तरीके से छीन लिया, लेकिन उसमें कमी आने लगेगी। तो लोग या समाज जो होगा वो नहीं चाहेगा कि घर में एक महिला पैदा हो। जबकि आपका ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई भी महिलाओं के खिलाफ चीजें नहीं मिलती। ऋग्वैदिक काल में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती, महिलाओं को पूरी ही समानता थी। लेकिन यहां से महिलाओं की स्थिति गिरने लगेगी। ठीक है, तो समाज में बोला जाता है कि भाई अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसे पढ़ाते थे, या उस पर जो आपके नॉर्मल चीजें होती हैं वो सारी चीजें होती थी, लेकिन लोग चाहते नहीं थे कि घर में बेटी हो। ठीक है, तो आपकी इच्छाएं बदल रही हैं। लेकिन अगर है तो आप उसे जो उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं उनसे वंचित नहीं कर रहे हो, तो उसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है कि घर में बेटी हो। तो यहाँ से महिलाओं की स्थिति थोड़ी थोड़ी गिरने लगी और सामाजिक असमानता बढ़ने लगी। तो सामाजिक कुछ बुराइयां मैं बोलूँ तो उस तरीके की चीज़ें आने लगी थी। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी थी, जो चीज़ें आपकी आगे चलेंगी और आगे इनमें परिवर्तन बहुत सारे आएंगे। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही याद रखेंगे। ये ऑलमोस्ट इतनी स्टोरी आप सबके लिए सफिशिएंट है उन्हें समझने के लिए। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे कुछ दिनों बाद, तो उन क्वेश्चंस के थ्रू आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ें और उसे याद कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। हैव अ गुड डे।